क्या आपको भी या आपके बच्चे या आपके कोई भी करीबी को सुनने में दिक्कत होती है? तो मैं बता दूं कि अब टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे सिलीगुड़ी शहर के बालाजी हेल्थ केयर में ही आप चिकित्सा करा सकते हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त हम बालाजी हेल्थ केयर में मौजूद हैं, जो कि पिसे मित्तल बस स्टैंड में है। और इसी के साथ जो सबसे ख़ास बात है, आज हम यहाँ पर लाइव आप सभी से इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं एस्टर आरवी हॉस्पिटल से डॉक्टर रोहित उदय प्रसाद, जो कि कंसल्टेंट हैं ईएनटी कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सर्जन है वो। आज हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि बेसिकली डेफनेस की अगर हम बात करें तो क्या है, कब से ये होता है और कब इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, और तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। सर से बात करेंगे हम और जानेंगे कि बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मैं बता दूं सभी दर्शकों को इस वक्त मैं बालाजी हेल्थ केयर में मौजूद हूँ और यहाँ पर डॉक्टर रोहित उदय प्रसाद से हम लाइव इंटरेक्ट करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, वेलकम टू खबर सर। सर सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आप अपने दर्शकों को बताया कि आप बैंगलोर से सीधे सिलीगुड़ी आए हुए हैं, तो बेसिकली सर क्या है एस्टर आरवी हॉस्पिटल, हमारे दर्शकों को? मैं डॉक्टर रोहित उदय प्रसाद हूँ। मैं ईएनटी एंड कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ एस्टर आरवी हॉस्पिटल बैंगलोर में। मेरा स्पेशलाइजेशन है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में, जो सर्जिकल प्रोसीजर है बच्चों को और बड़ों को जो हियरिंग लॉस होता है या जिनको सुनता नहीं। मेन चीज़ है कि मैं इसलिए सिलीगुड़ी आया हूँ क्योंकि सिलीगुड़ी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पैदाइशी से सुनते नहीं है, और जो बच्चे पैदाइशी से सुनते नहीं हैं वो बोल नहीं सकते हैं। इन बच्चों के इलाज के लिए, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए और इन बच्चों को गाइडेंस देने के लिए कि इनका इलाज क्या किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए मैं सिलीगुड़ी आया हूँ बालाजी हेल्थ केयर के साथ एसोसिएशन में। सर बेसिकली डेफनेस की अगर हम बात करें, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है तो डेफनेस बहुत ही एक क्रिटिकल सा एक सिचुएशन होता है, तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेट कौन से स्टेज से किया जाता है? तो डेफनेस या बहरापन जो होता है, जो बच्चों में होता है और जो बच्चे पैदाइशी से बहरे होते हैं, जैसे आपने बताया, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है क्योंकि इनके हियरिंग डेवलपमेंट और इनके जो स्पीच डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर ये बच्चे, इनका इलाज नहीं होता है तो ये बच्चे बोलते नहीं हैं और आगे चल के नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकते और इनको साइन लैंग्वेज पे डिपेंड करना पड़ेगा। बच्चों को हम एट बर्थ जैसे पैदा होते हैं उसी वक्त हम बच्चों को एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओई टेस्ट, वो करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे को सुनता है या नहीं सुनता है। अगर उसमें पता किया कि बच्चे का टेस्ट नेगेटिव आया है, 24 घंटे डिलीवरी के बाद पता कर सकते हैं। अगर उसमें पता किया कि बच्चों को सुनता नहीं है, देन अगले 6 हफ्ते बाद बच्चों को एक रिपीट टेस्ट किया जाता है और उसके साथ एक बेरा टेस्ट किया जाता है। उसमें भी पता चला कि बच्चे को सुनता नहीं है, देन 3 महीने की उम्र में बच्चों को दोबारा बेरा टेस्ट किया जाता है और वो कंफर्म करता है कि बच्चे की सुनाई है या नहीं। अगर बच्चे की सुनाई बिल्कुल नहीं है और उसको बोलते हैं सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, देन हम बच्चों को एक और टेस्ट करवाते हैं जो अंदरूनी कान की एमआरआई टेस्ट, क्योंकि जब बच्चों के कानों से जब आवाज़ नहीं जा रही है तो हमें पता करना होगा कि उसकी बनावट है या नहीं। तो एमआरआई में पता चलता है कि बच्चों की अंदरूनी कान की बनावट और नस की बनावट है या नहीं। उसको पता करने के बाद अगर वो सब चीज़ क्लियर है और बनावट सही है, इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी कान है, जो कान है आवाज़ को बिजली में जो तब्दील करती है, वो फंक्शन नहीं हो रहा है और हम उसको इलाज कर सकते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से। ओके सर, तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें पता चल गया एंड ट्रीटमेंट भी हमें काफ़ी पता है, बट सर अगर हम बात करें कि बच्चों के इम्प्लांट की बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया, तो इम्प्लांट का बेस्ट एज क्या है और कब से ये स्टार्ट किया? तो जब हम पता करते हैं कि बच्चे की सुनाई नहीं है, पहला चीज़ हमें पता करना होगा कि कितना सुनता है या कितना नहीं सुनता है। अगर बच्चों की सुनाई में माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, मॉडरेट सीवियर हियरिंग लॉस है, तो हम बच्चों को हियरिंग एड लगा के अंदरूनी कान तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं और बच्चा उसे सुन सकता है। अगर अंदरूनी कान में कोई ताकत नहीं है और सुनाई कमज़ोरी है, सीवियर टू प्रोफाउंड और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, तो इन बच्चों में हम जल्द से जल्द एटलीस्ट 9 मंथ्स ऑफ एज से ही हम कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं और दोनों कानों में कर सकते हैं।
फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेस्ट रिजल्ट्स का मतलब है जब इम्प्लांट करते हैं बच्चों को सुनाई देता है और सुनने के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। बेस्ट रिजल्ट्स जो पैदाइशी से सुनते नहीं हैं उनमें आएगा 9 महीने की उम्र से और 5 साल के अंदर करने से बच्चों को सही सलामत रिजल्ट्स आएगी और बच्चा आगे चल के आराम से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ओके, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि इस वक्त हम बालाजी हेल्थ केयर में मौजूद हैं और ये इंटरेक्शन लाइव इंटरेक्शन चल रहा है। डॉक्टर रोहित उदय प्रसाद जी आए हैं जो कि बैंगलोर से आए हुए हैं यहाँ पर। ये ईएनटी एंड कोक्लियर इम्प्लांट सर्जन है और इसी के साथ आज हम इनसे बात कर रहे हैं डेफनेस के बारे में। और जैसे कि सर ने बताया कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनको ठीक करने के लिए उनका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम तमाम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। सर, बेसिकली ये होते क्यों है, कॉजेज़ क्या है इसके? तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। पहला चीज़ हमें देखना होगा कि ये पैदाइशी से है या पैदा होने के बाद नॉर्मल थे और उसके बाद सुनाई ख़त्म हुआ, ये देखना होगा। अगर हमें लगा कि बच्चा पैदाइशी से सुनता नहीं है तो पहला चीज़ हमें बहुत सारे कॉजेज़ एट बर्थ पता चलता है। कभी बच्चों को एट बर्थ दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसको हम बोलते हैं हाइपॉक्सिया, या पैदा होने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हुआ, ठीक है। तीसरा चीज़ बच्चा पैदा होते हैं प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उनके माँ बाप, बच्चे के जो माँ बाप है, अगर वो रिश्तेदार है, घर में ही शादी हुई है, तो ये चांसेस ऑफ डेफनेस होने की ज़्यादा होती है क्योंकि हार्ट इश्यूज़, आंखों में इश्यूज़, हियरिंग लॉस, ये सब होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन भी होते हैं, कनेक्सिन जीन 26 बोलते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम होने से भी बच्चों को एट बर्थ पता चलता है कि हियरिंग लॉस है। अगर बच्चा नॉर्मल पैदा होने के बाद तेज़ बुखार हुई या मेनिंजाइटिस जैसा हुआ, उसमें भी बच्चे की सुनाई कमज़ोर हो सकती है। अगर बच्चे की अंदरूनी कान में एनाटॉमिकल इश्यूज़ या स्ट्रक्चर बनावट में कुछ खराबी है तो चलते चलते बच्चे को भी हियरिंग लॉस होता है। तो हम इस डेफनेस को 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक है प्रीलिंगुअल डेफनेस, उसका मतलब है दिमाग में लैंग्वेज बनने से पहले ही बच्चा डेफ है। पेरीलिंगुअल डेफनेस, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बन रहा है उस वक्त बच्चा खो दिया अपनी सुनने की शक्ति। और पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, जो बच्चा नॉर्मल था, सुनता था और बोलता था और उसने अपनी सुनने की ताकत खो चुका है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए इलाज है। लेवल ऑफ डेफनेस के ऊपर हम इलाज कर सकते हैं। सर, लेवल ऑफ डेफनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर लेवल ऑफ डेफनेस ज़्यादा है तो क्या हेयरिंग एड जो यूज़ करा जाता है वो क्या कितना सही है सर? ठीक है, ये सही सवाल आपने पूछा। बहुत बच्चों को हियरिंग एड लगा देते हैं सुनाई जांच करने के बाद। पहला चीज़ हमें पता करना होगा कि हियरिंग लॉस कितना है, कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड लॉस है। माइल्ड मॉडरेट हियरिंग लॉस में हियरिंग एड ज़रूर बेनिफिट करेगा क्योंकि अंदरूनी कान में ताकत है आवाज़ को बिजली में तब्दील करने की। इनमें हियरिंग एड लगा के हम प्रोग्रेस देखा जा सकता है और रिपीटेड टेस्ट करके हियरिंग लॉस कितना है वो हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को जिनका सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है उनमें हियरिंग एड लगा देते हैं और बिना उनका CT MRI करा के, स्पेशली MRI जो करनी हो क्योंकि हमें पता करना हो कि अंदरूनी कान है या नहीं, तो उनमें जितना भी आप आवाज़ ऊंचा करा के हियरिंग एड से प्रोग्रामिंग करके आप लगा दोगे, अंदरूनी कान में ताकत होगी नहीं उसको बिजली में तब्दील करने के लिए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनको हियरिंग एड लगाने से कोई मतलब नहीं है। बेस्ट है कि इनको सीधा इन्वेस्टिगेट करके कॉक्लियर इम्प्लांट कैंडिडेट है या नहीं उसको क्लियर करके ऑपरेशन करना ज़रूरी है। सर, आपने बताया कि ये ट्रीटमेंट और ये जो सर्जरी है ये किया जाएगा, और अगर कोई हमारे सिलीगुड़ी या पहाड़ों से भी हमें देख रहे हैं यहाँ पर, तो बालाजी में अगर वे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा बच्चों का? या तो मैं हर महीने आखिरी शुक्रवार इधर आऊँगा। अगर बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो इनको ले आ सकते हैं इधर, हम उनको चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनके इलाज बेंगलोर में होगा, ऑपरेशन करके उनका इलाज पूरा करके उनका मशीन चालू करके 1 महीने बाद वापस भेज देंगे। यहाँ थेरेपी सेंटर्स है, अनेक सेंटर्स है इधर जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हम उनको थेरेपी सेंटर्स में भेजेंगे क्योंकि ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को थेरेपी देना। उसका मतलब है ऑरल हैबिलिटेशन बोलते हैं, जो है हियरिंग थेरेपी और उसके बाद स्पीच थेरेपी दोनों करनी होगी। इसके बिना बच्चा बोलेगा नहीं। आप ऑपरेशन करने के बाद आप बच्चों को बात नहीं करेंगे, बच्चे के साथ नॉर्मल व्यवहार नहीं करेंगे, बच्चे के साथ नॉर्मल जैसे बात नहीं करेंगे, बच्चा कभी सुनेगा नहीं और बच्चा समझेगा नहीं। ऑपरेशन के बाद मान के चलो बच्चा 2 साल का है और हमने उसका ऑपरेशन कर दिया है, जब हम मशीन चालू करेंगे बच्चे की वो होगी पहले दिन की सुनाई और उसका उम्र है 2 साल। तो हमें इसको इस गैप जो है इसको क्लोज़ करना पड़ेगा जितना जल्द से जल्द हो सकता है।
जितना ज़्यादा ये गैप होता है, जितना एज बढ़ता है, उसमें रिजल्ट्स कम होते जाएंगे, स्पेशली बात को समझने में और उसके हिसाब से बोलने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे माँ बाप को जानना होगा कि इम्प्लांट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम तब स्टार्ट होती है जो हम बोलते हैं थेरेपी। ये करना ज़रूरी है। कभी 1-2 साल लग जाएगा, कभी 3 साल भी लग जाएगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसकी ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। और एक चीज़ लोगों को जानना होगा कि हर बच्चा अलग है। आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक बच्चा लास्ट आएगा। उसका मतलब नहीं कोई बच्चा बुरा है, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बट सब लोग एक जैसे ही है। जिनका डेवलपमेंट ऑफ हियरिंग एंड लैंग्वेज होती जाएगी, वो उनके दिमाग के ताकत से ही वो बढ़ता जाएगा। तो कभी भी हर बच्चे को, अलग अलग बच्चों को कंपेयर नहीं करना होता। सब बच्चे अलग हैं। पूरी मेहनत होनी चाहिए थेरेपी में, स्पेशली पेरेंट्स से, और जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। सर, आपने बताया कि बच्चों को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सर्जरी किया जाता है, बट वही अगर हम देखें तो बड़ों में भी कई बार डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल। वो पोस्ट आपने जो बताया, बिल्कुल, तो post जी, तो उसमें बड़ों में क्या काम होता है, ये तो basically उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता तो एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं, जैसे आप देखे होंगे घर में बड़े लोग होते हैं, उनकी सुनाई कमज़ोर होती है। कुछ लोग हियरिंग एड पहन के कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ लोगों की हियरिंग, जैसे मैंने बोला, सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस होती है और हियरिंग एड पहनने के बावजूद भी उनको बेनिफिट नहीं होता है। उनका भी इलाज कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं इस उम्र में क्यों करना है, हम काफ़ी उम्र हो गए, हमें ऐसे छोड़ दीजिए। बट ये जानना ज़रूरी है कि बड़े लोगों में जो 70 ईयर्स 80 ईयर्स के ऊपर होते हैं, उनमें जब वो सुनते नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेगुलर डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में, उनको डिप्रेशन होता है, वो भूल जाते हैं, डिमेंशिया होता है, और इससे बड़े लोगों को, उम्र में बड़े लोगों को बाहर लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। इस उम्र के लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है और देखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में क्या होता है, जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, और जो कमज़ोर होते हैं सुनने में, तो उनको रिडिक्यूल किया जाता है कि अरे यार उनको सुनता नहीं, उनको छोड़ दीजिए। ये वाला चीज़ हमारे देश में बदलना बहुत ज़रूरी है। तो उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जितना उनको ब्लाइंडनेस होती है तब वो सपोर्ट मिलती है, डेफनेस में भी उतना सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। डॉक्टर रोहित, ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि बेसिकली आपके थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस सबसे चैलेंजिंग क्या था, कौन से पेशेंट के साथ सबसे चैलेंजिंग आपके? देखिए, चैलेंजिंग इस इम्प्लांट सर्जरी में होती है जब स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं, जो डेवलपमेंट में इश्यूज होते हैं, और बाकी सारे चीज़, जैसे साथ साथ बच्चे को ब्लाइंडनेस भी होता है और मानसिक डेवलपमेंट भी ख़राब होती है, तब बच्चे को थेरेपी देना थोड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी हमें इम्प्लांट नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ अलग होता है, हर चैलेंज अलग होता है, हर चीज़ को पार किया जा सकता है। सर, अगर हम बात कर रहे थे बच्चों के, तो कोई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि डर जाते हैं सर्जरी के नाम से कि बच्चा काफ़ी छोटा है, सर्जरी नहीं करवाएंगे या ऐसा कुछ। ये सब सारे मिथ हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? तो बहुत पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे को ऑपरेशन के बाद बच्चे को दिमाग में कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट में क्या होता है, अंदरूनी कान में जो कॉक्लियर इम्प्लांट की जो इलेक्ट्रोड बैठी है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजेगी नस को। जिस जिस पावर में वो सिग्नल्स जाती है, वो नॉर्मल जो अंदरूनी कान बनाती उसी के हिसाब से चली जाती है। ये मशीन्स करीब 40 से 50 हज़ार सिग्नल्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं और नस को सिग्नल दे सकते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें जैसे होती है। कभी भी ब्रेन, और जो सिग्नल जाती है ब्रेन को आखिरी में नस के माध्यम से, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है जो नॉर्मल बनती है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन चीज़ नहीं है जिसमें इनको दिक्कत होती है। हाँ, बच्चों को इन्फेक्शन से बचा के रखना होता है। ऑपरेशन के टाइम में सही सलामत क्लीन एनवायरनमेंट में, अच्छा साफ़ सुथरा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करनी ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद पहले 6-7 महीने बच्चे को बार बार ज़ुकाम होने से बचा के रखना होता है, कहीं चोट नहीं लगनी होती है। इन चीज़ों को आप पेरेंट्स ध्यान देंगे तो ये नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी बन जाएगी, तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे को दिमाग में कुछ हो जाता है, ये सब चीज़ें उनको डरने की बात नहीं। हाँ, हर चीज़ हमेशा याद रखना होगा, किसी भी ऑपरेशन में रिस्क फैक्टर्स होते ही है, बट उसका मतलब नहीं कि आप ना करो और बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करो। बच्चे को अगर ऑपरेशन ज़रूरत है ताकि वो सुन सके और बोल सके, तो ऑपरेशन करना ज़रूरी है। सर, इसकी अगर हम सक्सेसफुल परसेंटेज की बात करें ये सर्जरी की, तो कितना रहता है बेसिकली? देखो, अगर ट्रेंड सर्जन्स करते हैं तो सक्सेस रेट हमेशा सही होता है। हवाई जहाज़ भी कभी भी गिर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन ना करें। अगर प्लानिंग करके ऑपरेशन कर सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ऑपरेशन सही सलामत हो जाते हैं।
ऑपरेशन के बाद मेन चीज़ है कि पेरेंट्स को थेरेपी देना ज़रूरी है, तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। ऑपरेशन करने के बाद कोई थेरेपी नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं ऑपरेशन का। उसको फॉलो अप करना है। थेरेपी देना ज़रूरी है पेरेंट्स को, ताकि बच्चा सुने, समझे और बोले। ओके सर। सर, आप हमारे जो ऑडियंस इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जिनको घरों में भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे ऐसे इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनका कुछ कहना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए इलाज है। सुनाई कमज़ोरी आपके बच्चे में अगर ऐसा प्रॉब्लम है, इस चीज़ के लिए ज़रूर इलाज है। आप ज़रूर आ सकते हैं बालाजी हेल्थ केयर में। हर महीने के लास्ट आखिरी शुक्रवार मैं आऊँगा इधर। बच्चे को हम देख सकते हैं, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट प्लान भी बता सकते हैं। आप जितना जल्दी इलाज करेंगे उतना बेटर आपके बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन का एक मकसद है कि आपके बच्चे नॉर्मल सुने, समझे और बोले, ताकि आखिरी में वो नॉर्मल स्कूल तो जाए। क्योंकि सारे पेरेंट्स को इच्छा है कि बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए, क्योंकि नॉर्मल स्कूल जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बन गई। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि सही सलामत ऑपरेशन किया जा सकता है और सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू ठीक है? सो मच फॉर Thank गिविंग अस टाइम। तो आज हम जुड़े थे डॉक्टर रोहित से। उन्होंने बताया कि डेफनेस बेसिकली क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है। और मैं बता दूं कि अगर आपके भी कोई करीबी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मैं बता दूं कि बालाजी हेल्थ केयर, जो कि पेसेमत्तल में सिचुएटेड है, यहाँ पर इसकी चिकित्सा हो सकती है। सर हर महीने के जो 4th फ्राइडे है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 से 5 तक इनका टाइमिंग है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आकर सर को बता सकते हैं। आपके बच्चों का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।